Good morning, students of BA Part 1. Welcome back. Today we shall be doing The Birth of Khadi by Mohandas Karamchand Gandhi. I had given you the introduction yesterday. I hope you have gone through the text, and I shall be sharing with you certain important points from the chapter itself. And before that, I would like you to see this. I have shared a picture with you on the screen. You can see what I had told you yesterday. The same thing is being said here again. This is the actual poster which had been created during the Khadi movement. आप देख सकते हैं what is written. वो पुराना चरखे के समेत जो है वो बॉयकॉट ब्रिटिश लिखा हुआ फ्लैग जो है वो क्रिएट करा गया है और खादी पहनने के लिए इसमें लिखा गया है और आज़ाद हिंद की बात हो रही है. सो खादी मूवमेंट बेसिकली इट प्रमोटेड एन आइडियोलॉजी एन आइडिया दैट इंडियंस कुड बी सेल्फ रिलायंट ऑन कॉटन एंड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन क्लॉथ एंड क्लोथिंग. ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये पिक्चर ढूंढ के आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए. जो इस चैप्टर में अपन को एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया है कि खादी क्या था. वो एक जज्बा था. खादी केवल एक कपड़ा नहीं था, वो एक जज्बा था, एक मूवमेंट थी और टुवर्ड्स फ्रीडम. यू कैन से दिस वाज वन ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड्स फ्रीडम एंड बिकमिंग सेल्फ रिलायंट. गांधी जी की जो मुहिम थी, गांधी जी की जो कोशिश थी सेल्फ रिलायंट होने के लिए, उसमें ये एक कदम था, एक मेजर कदम था. ठीक है. Here you can, on your screen again, you can see the picture of Gandhi. He is sitting on the wheel, on the जिससे वो आप देख सकते हैं कि धागे को जो है, सूत को जो है वो काट रहे हैं और धागा जो है वो बना रहे हैं. और गांधी जी का आपको पता होगा कि हमेशा उन्होंने खुद के बने हुए कपड़े जो हैं, हाथ के बने हुए ही वो पहनते थे. ही वॉज अ वेरी फ्रूगल पर्सन, एवरीबडी नोज. एंड ही कोई बहुत बड़े लबादों से वो अपने आप को नहीं ढका करते थे. एक बार की बहुत मशहूर ये बात है कि ये इंग्लैंड गए थे और वहाँ का राजा जो था वो बहुत गहने और कपड़े और कोट और फर और जूते पहन के बिराजा हुआ था अपने सिंहासन पर. और जब गांधी पहुँचे तो बड़े हैरान हुए कि इज़ ही नॉट फीलिंग कोल्ड, कि डज ही नॉट हैव क्लोथ्स, क्योंकि गांधी अपने वही धोती और अपना एक ऊपर को जो कपड़ा ओढ़ते थे और वो पहन के चल दिए इतनी सर्दी में. तो उन्होंने पूछा कि आर यू नॉट फीलिंग कोल्ड. तो गांधी थे तो हाजिर जवाब, तो एक बड़े फट से उन्होंने जवाब दिया कि यू आर वेयरिंग इनफ फॉर बोथ ऑफ अस. ये एक वाकई में ये एक है, ये एपिसोड हुआ था वो शायद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे तब की बात है. तो बहुत हाजिर जवाब थे गांधी जी और उन्होंने एकदम बिना पलक झपकते, जिसको कहते हैं, पटाख से जवाब दे दिया, यू आर वेयरिंग इनफ फॉर बोथ ऑफ अस. कि मतलब हम दोनों के लायक तो सारे कपड़े तुमने ही ओढ़ रखे हैं, तो मुझे कहाँ पहनने की ज़रूरत है. मेरे हिस्से के भी तुमने पहन रखे हैं, बहुत है, तुमने पहन लिए, बहुत है. सो दिस इज़ वॉट गांधी वॉज ऑल अबाउट. एंड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपन को पता चलती हैं, लेकिन अपन चैप्टर शुरू करेंगे. और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे, अगर जिनके पास किताबें हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके पास किताबें नहीं हैं, ये अपना चैप्टर है और इसको मैंने बहुत सुविधा के लिए आपका डिवीज़न कर रखा है. और इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल समझा ही दिया था. अब आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ वाइज मोटे तौर पे मैंने इसका विभाजन कर दिया है ताकि आपको पॉइंट वाइज सब क्लैरिटी जो है वो आप समझ जाएं. इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ मैं आपको कुछ, आई जस्ट रीड अ कपल ऑफ लाइन्स शुरू की. आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव सीन अ हैंडलूम और अ स्पिनिंग व्हील व्हेन इन 1908 आई डिस्क्राइब्ड इट इन हिंद स्वराज. ठीक है. अब इन्होंने जो हिंद स्वराज भी इन्होंने लिखा था, इन्होंने उसमें ये बात खादी की और ये हैंडलूम और स्पिनिंग व्हील की जो बात है वो इन्होंने कही थी. और बहुत क्लियरली वो कहते हैं कि दिस लैक ऑफ हैंडलूम, दिस लैक ऑफ द आर्ट ऑफ वीविंग इज़ द रीज़न वाई वी आर ग्रोइंग टू बी मोर पुअर डे बाय डे. आई मीन दैट इज़ द रीज़न फॉर पॉपुलिज्म. पॉपुलिज्म का मतलब होता है पॉवर्टी. ओके. एंड वेरी क्लियरली ही सेज दैट अगर हम इस ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग मतलब जो आपको बुरी तरह से पीस दे,
So he says, if you want to get rid of this grinding poverty, and because all of us know that India was always a very hugely populated country, so he says that if we want to become independent, if we want to establish Swaraj, then we will have to become self-reliant and we will have to get over this grinding poverty. ये जो excessive poverty है, इससे हमको निजात पाना अत्यंत आवश्यक है. एंड ये बात इन्होंने नोट करी और ये बात इन्होंने महसूस करी, और वो कहते भी हैं कि when in 1915 when he returned from South Africa, he had actually not seen a spinning wheel. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि गांधी जी बिलोंग टू अ रिच फैमिली. बाहर गए थे वो पढ़ने के लिए, बहुत हाईली क्वालिफाइड थे. बार एट लॉ जो है उन्होंने पूरा अपना पढ़ाई करके आए थे, साउथ अफ्रीका रहे थे और फिर वहाँ से इंडिया आए थे. और यहाँ पे वो एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने स्वयं ने भी कभी भी एक स्पिनिंग व्हील जो होता है, हथकरघा जो होता है, वो उन्होंने कभी भी वो नहीं देखा था. अपने स्वयं की ज़िंदगी में भी कभी उन्होंने नहीं देखा था. एंड he says that when the Satyagraha ashram was formed at Sabarmati, these handlooms were introduced there. अब ये आपको सबको पता है कि साबरमती में ये क्योंकि गुजरात के ही रहने वाले थे और साबरमती में इन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया था और वहीं से ये शुरू हुआ था. खादी की कहानी जो है ये वहीं से शुरू हुई थी. और वो कहते हैं कि थोड़े बहुत जो हैंडलूम्स थे हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये हैंडलूम का काम शुरू करा या वहाँ पे इंट्रोडक्शन किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है मजबूरी जो है, एक डिफ़िकल्टी जो है वो उनके सामने आई. क्या? जो कि पहली बात उन्होंने खुद ने अपने ऊपर ही लागू करके अपन को बता दिया है कि कभी भी उन्होंने अपनी स्वयं की ज़िंदगी में स्पिनिंग व्हील नहीं देखा था. उसी तरह से जो लोग इस आश्रम के मेंबर्स थे उन्होंने भी ये जो एक हाथ का काम होता है ये कभी करा नहीं था, इसको कभी देखा नहीं था, क्योंकि जिस परिवेश को वो बिलोंग करते थे, जिन फैमिली को वो बिलोंग करते थे, वो बहुत समृद्ध और आप कह सकते हैं कि या तो वो लिबरल प्रोफेशंस की थी या बिजनेस की थी. ठीक है, लिबरल प्रोफेशंस या तो सारे जैसे गांधी जी स्वयं है ना लॉयर थे जैसे, तो कोई डॉक्टर था, कोई टीचर था, कोई लॉयर था, या किसी का बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था लोगों का. तो कोई सा भी व्यक्ति इनमें से जिन्होंने ये साबरमती आश्रम का स्थापना करा था, उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि हाथ का काम जानता हो या जो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता हो जो हाथों से काम करती हो. आर्टिसन जिसको कहते हैं, आर्टिसन इज़ पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स. आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, हाथों का हथकरघा जिसको कहते हैं, हैंडलूम, हैंडवर्क जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी नहीं था. अब जब आपने कोई चीज़ ठान ली लेकिन आप ये रियलाइज़ करते हो कि एक यू हैव दिस ड्रॉबैक दैट यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड फॉर इट, you are not educated for it, you are from a different field altogether. So this becomes a major problem, that you have certain aims but how to achieve that aim because there is nobody to guide you. So he says that we needed somebody, कोई ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए था जो वीविंग का एक्सपर्ट हो, जो हमें ये कला सिखा सके. एंड ही सेज दैट high and low they looked for somebody and finally they found somebody from Palanpur, but he did not communicate to us the whole of his art. अब आप देख सकते हैं कि आर्टिसन लोग जो होते हैं, आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, वो काफ़ी हद तक पोजेसिव होते हैं अपनी कला के बारे में. बहुत आसानी से वो ऐसे ही किसी को भी अपनी कला जो है उसको शेयर करने में हिचकते हैं. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक व्यक्ति इनको मिला, पालनपुर जगह है, वहाँ पे उनको एक व्यक्ति मिला जिसको ये कार्य आता था, किंतु उसने भी ये कार्य पूरी तरह से इनके साथ शेयर नहीं करा. ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि काफ़ी हमको समय लग गया. और मगन लाल गांधी एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी कोशिश, पुरजोर जिसको कहते हैं ताकत लगा दी टू लुक फॉर somebody who could teach them this art. And he was also he was fully able to master the art before long, and one after other several new weavers were trained up in the ashram. तो पहला आपको पॉइंट यहाँ पे पता चलता है कि मगन लाल गांधी जो थे वो टेक्निकली काफ़ी सैवी थे और उन्होंने काफ़ी हद तक ये जो आर्ट है, वीविंग का आर्ट है, इसको सीख लिया और काफ़ी सारे लोगों को आश्रम के अंदर उन्होंने ये आर्ट जो है वो सिखा भी दिया. देन ये 4 मोटे तौर पे ये पॉइंट्स अपन को ये पहले पैराग्राफ में, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसको कहते हैं, उसमें अपन को ये पॉइंट्स मिलते हैं कि किस प्रकार इनका इंटरेस्ट था. सेकेंडली क्या प्रॉब्लम थी. थर्डली उस प्रॉब्लम को कैसे कुछ हद तक इन्होंने ओवरकम किया. और फोर्थली किस प्रकार मगन लाल गांधी जो हैं उन्होंने जिस
जितना भी सीखा वीविंग का आर्ट वो आश्रम वाले लोगों को सिखा दिया. अब आप देखिए सेकेंड पैराग्राफ में. नाउ ही सेज द ऑब्जेक्ट दैट वी सेट बिफोर आवर सेल्व्स वॉज टू बी एबल टू क्लोथ आवर सेल्व्स इंटायरली इन क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड बाय आवर ओन हैंड्स. नाउ दिस इज अगेन एक ऑब्जेक्टिव है. दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव दैट गांधी हैड, दैट वी शुड वेयर क्लोथ्स ओनली which have been woven by ourselves. This was, now this is a very major target because spinning a cloth is not an easy task, and all of these people did not know. They were not very expert in doing this work. So this became a major objective, this became a major target, that we have to wear clothes only which we have created ourselves. And we know that Gandhi did it. He used to wear only those clothes which he had woven himself. So why did they want to do this? So that we could discard the use of mill woven cloth. ये आप समझें, क्योंकि मिल वोवन जो मिल्स थी वो मोस्टली जो थी देवर टेकिंग सप्लाई, जो कपड़े का जो धागे का सप्लाई होता था वो फॉरेन मिल से लेते थे वो उसका. तो वो मिल क्लॉथ जो है, मिल में जो बना हुआ क्लॉथ होता था उसको वो त्यागना चाहते थे, उसको नहीं यूज़ करना चाहते थे. एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द आश्रम रिजॉल्व टू वेयर हैंड वोवन क्लॉथ मेड फ्रॉम इंडियन यार्न ओनली. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज टू डिफरेंट थिंग्स. एक होता है आपको रेडीमेड, यू मेक the cloth by yourself, but for making that cloth you need to use thread. ठीक है. अब वो थ्रेड भी तो कोई बनाता है ना, कपास से उस धागे को बनाया जाता है. ठीक है, वो सूत को क्रिएट करा जाता है. अब वो जो धागा होता था वो फॉरेन मिल्स के अंदर प्रोड्यूस होता था. समझ रहे हैं आप लोग? आधा आधा हो गया ना, कि जो धागा है उसका प्रोडक्शन तो फॉरेन मिल्स में हुआ है, फिर उस धागे का इस्तेमाल करते हुए जो कपड़ा बुना जा रहा है वो अपनी भारतीय मिलों में होता था, किंतु पूर्णतः भारतीय तो नहीं हुआ ना ये प्रोडक्ट. तो गांधी जी का ये एम था कि वो जो सूत होता है, वो जो धागा होता है, कपास से लेकर जो अपनी जो जर्नी शुरू होती है खादी को क्रिएट करने की, वहाँ से शुरू से पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक वो ये चाहते थे कि प्योरली जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हम हो जाएं. ठीक है. So they wanted to have a direct contact and try and create everything from the thread to the ultimate cloth should be made by themselves. That was the target. And the third thing that we come to know is, अब गांधी जी की तो एक कुछ आदत ऐसी थी कि हर एक्सपीरियंस से, हर बात से वो कोई ना कोई लेसन सीखते थे, कुछ ना कुछ उसमें से ज्ञान जो है वो प्राप्त करते थे. ही वुड डिराइव सम लर्निंग आउट ऑफ इट. नाउ वेरी क्लियरली ही सेज, आप बीचम बीच देखिए पैराग्राफ के, ही सेज इट enabled us to know from direct contact the conditions of life among the weavers, the extent of their production. ठीक है, क्या पता चला? जो वीवर्स की कंडीशन थी, लाइफ कैसे वो जीते थे वो पता चला. कितना वो प्रोड्यूस कर पाते थे ये पता चला. क्या उनके हैंडीकैप्स थे, कि मतलब यार्न की जो सप्लाई है वो कहाँ से लेते हैं, किस प्रकार उसको प्राप्त करते हैं, कितने दामों में वो मिलती है, कितनी कठिनाइयों से उनको वो प्राप्त होते हैं, धागा का सप्लाई जो है, वो सारी बातें उनको पता चली. एंड द वे इन विच दे वर बीइंग मेड विक्टिम्स ऑफ फ्रॉड, और किस प्रकार कई बार उनको धोखा भी हाथ लगता था. जो वो वीवर्स थे, किस प्रकार उनको वो धागा प्राप्त करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती थी, क्या पेमेंट करना पड़ता था, क्या धोखाधड़ी उसमें इन्वॉल्व होती थी, ये सारी बातें जो हैं उनको गांधी जी को पता चली. और आखिरी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो उनको पता चली कि लगातार बढ़ता हुआ कर्ज, ये जो वीवर्स थे उनके ऊपर लगातार बढ़ता हुआ कर्ज जो था उसके बारे में भी गांधी को पता चला. तो आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने ये निश्चय करा कि धागे से लेकर कपड़े तक हम स्वयं बनाएंगे, तभी उनको जाकर पता चला कि कपड़ा बुनने में, जो कपड़ा बुनते हैं कारीगर, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. द काइंड ऑफ ट्रबल दैट दे हैव टू फेस, एंड दिस वॉज एक्सट्रीमली सैड दैट दे हैड टू बाय this thread at a very high cost, and because of that many of them were under debt. Many had to face a huge amount of debt, so they were not leading a very comfortable life. They were leading a life of poverty. They were leading a life of strife. So this all Gandhi came to know when he started doing this work on his own. And
ही सेज डी पॉइंट आप देखें राइट साइड में देखें मैंने डी पॉइंट मार्क करा है आई हैव मेड अ ब्रैकेट ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ही सेज वी वर नॉट इन अ पोजिशन इमीडिएटली टू मैन्युफैक्चर ऑल द क्लॉथ ऑफ आर नीड्स द ऑल्टरनेटिव देयरफॉर वॉज टू गो टू आर क्लॉथ सप्लाई फ्रॉम हैंडलूम वीवर्स बट रेडीमेड क्लॉथ फ्रॉम इंडियन मिल्स वॉज नॉट ईजिली ऑब्टेनेबल either from the cloth dealers or from the weavers themselves. So you can see one after the other the problems on the way, the problems on the path of creating khadi, that Gandhi realized himself and that is what he is sharing here as well कि कपड़ा जो है उसको प्रोक्योर करना या हिंदुस्तानी कपड़ा जो हिंदुस्तानी मिलों में बना हो उसको प्रोक्योर करना उसको ऑब्टेन करना वो भी एक मेजर टास्क था, बहुत मुश्किल था. तो ये जो उनका एक इच्छा थी या ये जो उनका एक टारगेट था दैट वी शुड बी एबल टू वेयर everything made by our own hands, ये थोड़ा सा टारगेट उनको मुश्किल लग रहा था. Then he says all the fine cloth woven by the weavers was from foreign yarn since Indian mills did not spin the fine counts. Now this is extremely important. जो yarn बन रहा था, जो धागा था, वो सारा का सारा फॉरेन मिल से आ रहा था जिससे कि वो कपड़ा बन रहा था. क्योंकि वो जो फॉरेन मिल्स थी दे हैड द कैपेसिटी, उनके पास नॉलेज थी, उनके पास ज्ञान था बहुत फाइन कपड़ा बुनने का, बहुत फाइन धागा जो है मजबूत और स्मूथ धागा जो है वो बुनने की कला जो है वो फॉरेन मिल्स के पास ही थी. सो दिस वाज वन बिग प्रॉब्लम एंड वो कपड़ा जो मिलता था इंडियन मिल्स को वो भी बहुत लिमिटेड था, ठीक है. एंड दे कुड नॉट स्पिन ऑल ऑफ इट, they could not make cloth out of all of it, and therefore it was only after the greatest effort that we were at last able to find some weavers who condescended to weave Swadeshi yarn for us, and only on condition that the ashram would take up all the cloth that they might produce. Now this is something extremely important for you to understand, that to get local cloth with made by using local thread was next to impossible. Okay, because that kind of fine thread was only available from the foreign mills, and this Gandhiji did not want. So he says with very great difficulty, बड़ी मुश्किलात के बाद उनको कुछ वीवर्स मिले जो तैयार हो गए कि हम जो हिंदुस्तानी लोग बनाएंगे धागा, हम वीवर्स जो हैं हम धागा भी खुद ही स्वयं प्रोड्यूस करेंगे और कपड़ा भी उस धागे से स्वयं ही बनाएंगे. तो ऐसा ये आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड स्टेप है. ओके, towards the birth of khadi, this was the second step, that he was able to locate certain weavers who were ready to make the cloth out of thread which had been made by the Indian weavers only. Okay, and he says that this is something important, please understand, that those weavers said that whatever cloth we are going to produce, you will have to assure us that you buy all of it. Now this is the catch. How many people were there in the ashram? Maybe 10 people, maybe 15 people. And if the weavers were going to make the cloth, they were not going to make only for 10-15 people, they were going to make for many people. तभी तो उनको प्रॉफिट होगा. जब आप लार्ज स्केल में सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट को तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा. तो वीवर्स ने ये शर्त लगा दी कि धागा भी हम लोकल अपना इस्तेमाल करेंगे, कपड़ा भी हम उसी धागे से बनाएंगे तो लोकल कपड़ा बनेगा, लेकिन शर्त एक है कि जितना भी कपड़ा हम प्रोड्यूस करेंगे वो आपके आश्रम को खरीदना पड़ेगा. और चूंकि गांधी डिड नॉट हैव एन ऑप्शन, उनका एक टारगेट था, उनका एक एम था दैट ऑल ऑफ अस शुड बी वेयरिंग ओनली क्लोथ्स मेड बाय द इंडियन क्लॉथ, made by the Indian thread. So he admitted to that, ये जो बंदिश थी, ये जो शर्त थी, उसको वो मान गए, that whatever cloth you weavers will make, that the whole of it we will procure. Procure का मतलब होता है to purchase, buy, खरीदना. सो ये एक तरह से एक पहला स्टेप था कि चलो किसी को तो प्रमोशन मिला, कुछ वीवर्स तो आगे आए जिन्होंने इनको अश्योरेंस दिया दैट वी विल मेक इंडियन क्लॉथ, एंड द ओनली थिंग वाज दैट वॉट एवर दे प्रोड्यूस, जितना भी अमाउंट वो प्रोड्यूस करेंगे वो सारा का सारा आश्रम को खरीदना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे. दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव हाईलाइटेड. आप देख सकते हैं मेजर चंक्स जो हैं आप देख सकते हैं 1 और 2 मैंने मार्क कर रखा है. बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट lecture, because it is not possible to
finish it within the set time, the prescribed time. So I'll end now, but please read through this, make all the points that I have mentioned here, and then we'll do the next part tomorrow. So, wishing you all the best. Please stay safe and start studying. Wish you all the best and see you tomorrow. Till then, bye bye.